निकालो अपने अपने नोट्स निकालो और साथ में बना लो। चलो ठीक है, निकालो रफ कॉपी निकालो। इसी पे बनाओगे डिस्कशन? इसी पे बनाओगे? नहीं, जो डिस्कशन होगी ना अभी सारी, वो सारी यहीं पे बनाओगे आप? इसी पे बनाओगे? नोट्स वाली कॉपी पे बना रहे हो कि दूसरी पे बना रहे हो? दूसरी पे बनाओ, पर घर पे जाकर के जो आपकी नोट्स की कॉपी है उस पर डिस्कशन भी होनी चाहिए और साथ में नोट्स भी होने चाहिए। क्लियर है? चलिए बस बात नहीं। कहाँ तक कितनी डायनेस्टी, कौन सी डायनेस्टी पढ़ ली? स्लेव खत्म करने की। स्लेव का लास्ट रूलर कौन था? गयासुद्दीन बलबन। और सेकंड रूलर इल्तुतमिश। थर्ड रूलर रजिया सुल्तान। रजी कौन थी? अरे महिला। इल्तुतमिश की कर रहा है, रजिया लड़की थी। पहली महिला सुल्तान, पहली महिला शासिका थी दिल्ली सल्तनत की, है ना? चलिए, अच्छा उसके आगे की स्टोरी बता दी थी, पर एक बार फिर से उसको कनेक्ट करने के लिए बोल देती हूँ। बलबन लास्ट आपका रूलर, मतलब लास्ट रूलर तो नहीं था वो, लेकिन जो योग्य शासक है उसमें कौन था लास्ट? स्लेव डायनेस्टी का बलबन। बलबन के बाद उसका पोता कैकुबाद, कैकुबाद नाम था उसका। ये कहाँ जा रहा है? इसे कहाँ जाना है? गया कि नहीं गया? चलो बस, हाँ सेम, बस वैसे ही। चलिए कौन था? कैकुबाद। ठीक है, अब ये इतना योग्य शासक नहीं था। योग्य समझते हैं ना आप, कि मतलब ज्यादा गॉड टेक्निक्स का कोई ज्यादा पता नहीं, बस अपनी ही विलासिता में जीवन जी रहा है। हाँ, आराम शाह की तरह। आराम शाह किसका बेटा था? और कुतुबुद्दीन ऐबक का। हाँ जी, सिपाही था। ठीक है, तो ये इतना योग्य नहीं था। और इसी के टाइम पे सेना के प्रमुख थे, नहीं, सेना के प्रमुख को उस टाइम बोला जाता था आरिज ए मुमालिक। क्या बोला जाता था? आरिज ए मुमालिक। क्या नाम था इनका? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। क्या नाम था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कैसे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, इसे ये समझ रहे हैं आप? आरिज ए मुमालिक सेना प्रमुख का मतलब है कि इसको ये तो उपाधि मिली थी आरिज ए मुमालिक की। ठीक है, आरिज ए मुमालिक जो टाइटल जिसको दिया जाता था वो ये डिसाइड करता था। इसका मतलब ये नहीं कि सेनापति होगा, कि जब वॉर होगी तो ये लड़ेगा आगे जाकर। समझ रहे हो? इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब है आरिज ए मुमालिक का काम होता था कि सेना में कौन सोल्जर आएगा। ठीक है, घोड़े देखना, घोड़े भी नहीं, आप उसको भी एंटर नहीं कर सकते। सेना सैनिकों की युद्ध प्रशिक्षण, ये सारी चीजें कौन देखता था? आरिज ए मुमालिक। सेना में किसको भर्ती किया जाएगा वो कौन देखेगा? आरिज ए मुमालिक। और ये टाइटल भी कैकुबाद ने ही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को दिया। क्लियर है? अब क्या हुआ कि कैकुबाद को क्या हो गया? क्या हुआ था? हाँ बोलो। क्या हुआ था? कल तो नहीं पढ़ा है। हाँ, कैकुबाद को क्या हुआ था? पैरालाइज हो गया था वो, है ना? और उसके पैरालाइज होने के बाद अब यहाँ देखिए, ये जो खिलजी थे ना बेटा, इसको समझना थोड़ा सा। बलबन ने कौन सी पॉलिसी अपनाई थी? बलबन ने पॉलिसी अपनाई थी एक, उसने आयरन एंड ब्लड की पॉलिसी अपनाई थी।
ये नहीं चलेगा बिल्कुल। मुझे सीरियस होकर चाहिए तुम लोग, इस तरीके से नहीं चलने वाला। मजाक ठीक है अपनी जगह, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग पढ़ो नहीं, ठीक है। बलबन ने पॉलिसी अपनाई थी लॉ और रक्त की, आयरन और ब्लड की पॉलिसी अपनाई थी, इज इट। अब जो उसने, मैंने आपको बताया था कि उसने जो बड़े बड़े सैन्य प्रशासन में जो बड़े बड़े पद थे, बड़ी बड़ी पोस्ट थी, वो किसको दी थी? तुर्कों को। तुर्कों को समझते हो? तुर्क समझ रहे हो? मेजरली तुर्कमेनिस्तान के हैं अभी, ठीक है। तुर्क वो बड़े ना सेंट्रल एशिया के स्टेट तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। अब ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, ये ऑफ कोर्स थे वहां के, लेकिन बाद में ये अफगानिस्तान आ गए थे ये तुर्क मूल के, टर्किश ही थे, ठीक है। लेकिन बाद में इन्होंने अपना जो जीवन साथी बताया वो कहाँ बिताया? अफगानिस्तान में। अब बलबन जो है वो इन लोगों को शुद्ध तुर्क नहीं मानता। शुद्ध तुर्क उसके अकॉर्डिंग कौन? जो तुर्कमेनिस्तान में थे, प्रॉपरली पले बड़े और फिर यहाँ करियर रूल कर रहे हैं। ये मेजरली उनका जो भी उनका टाइम पीरियड बीता वो तुर्कमेनिस्तान में, क्लियर है। अब ये जो है ये उनको शुद्ध तुर्क नहीं मानते थे, तो इनको बड़ी हायर पोस्ट बलबन ने नहीं दे रखी थी। दूसरा, इंडियन मुस्लिम्स को भी उसने हायर पोस्ट नहीं दे रखी थी। उसने हायर पोस्ट पे किसको रखा? सिर्फ तुर्क लोग हायर पोस्ट पे रहे। समझ आ रही है? अब जो खिलजी नोबल्स थे उस टाइम के, खिलजी नोबल समझते हो? खिलजी अमीर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अब ये जो खिलजी नोबल्स थे, समझ रहे हो कि मैं इसको बताऊंगी, नोबल समझ आ रहा है? मतलब उस टाइम जो इसी की तरह थे खिलजी, मतलब तुर्क मूल के थे, लेकिन प्रॉपरली कहाँ पले बड़े? अफगानिस्तान में। तो उन सबको अब कैसा माना जा रहा है? अशुद्ध तुर्क माना जा रहा है, पूरी तरह से शुद्ध नहीं माना जा रहा है, तो हायर पोस्ट उनको नहीं दी जा रही है, ठीक है। जैसे इसको लकवा मार गया, ठीक है, तो उन सभी जो खिलजी नोबल्स थे उन सब ने मिलकर के जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को क्या बना दिया? सुल्तान। ठीक है। अब उन्होंने ये सोच करके ये सोचा कि खिलजी है, जैसे बलबन ने टर्किश लोगों को, बलबन खुद तुर्की था, उसने टर्किश को हायर पोस्ट दी थी, वैसे ही जलालुद्दीन हमें भी क्या देगा? हायर पोस्ट। उन सब ने मिल करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को क्या बना दिया? सुल्तान। किस कहाँ का सुल्तान? दिल्ली का सुल्तान। तो अब इस तरह से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की नींव रखी। तो फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी इज जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, क्लियर है? या फिर खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, हो गया बेटा? ये नहीं हो? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जब सुल्तान बना तो ये 61 इयर्स का था। कितने साल का था? सोच रहे हो? 61 इयर्स ओल्ड मैं वो क्या बना? सुल्तान बना। इसलिए ये जो फेज है, फेज समझ रहे हो? चेंज हो रहा है ना वंशों में। डायनेस्टी मतलब वंश। जहां अब स्लेव डायनेस्टी से गुलाम डायनेस्टी में कहां जा रहे हैं? खिलजी में। ये जो चेंज हुआ डायनेस्टी को, इसको खिलजी क्रांति, ठीक है, रेवोल्यूशन ऑफ खिलजी, ठीक है, या फिर रेवोल्यूशन ऑफ डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है। वंशीय क्रांति खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है। लिखिए वंशीय क्रांति, ये प्रॉपर्ली लाइन इस तरीके से लिखिए। चेंज इन डायनेस्टीज, दिस चेंज इन डायनेस्टीज, चेंज इन डायनेस्टी इज नोन एज खिलजी रेवोल्यूशन, या फिर कोई भी बड़ा खिलजी रेवोल्यूशन और रेवोल्यूशन ऑफ डायनेस्टीज।
ठीक है बेटा। वो तो 3 4 का टाइप होते हैं 3 6 एक और यहाँ पे देखिए ध्यान से कि ये जो एक तो आरिज ए मुमालिक की उपाधि जलालुद्दीन खिलजी को मिली थी, एक और उपाधि मिली थी शाइस्ता खान। ठीक है, लिख लो ये भी। ये भी क्या हुआ आपने इसे दी थी। आपको नीचे भी इसको मिली थी ये। हाँ, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को मिली थी। योग्य थे और ये बहुत योग्य शासक थे। मतलब जो वॉर टेक्निक्स है उसमें बहुत अच्छे थे, ऐसी बात नहीं। ठीक है, 6 6 12 6 18 6 24 ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो अब कब इन्होंने खिलजी वंश की शुरुआत की? 1290 में। ठीक है, लिखिए इन 1920 द खिलजी डायनेस्टी इन 1920। जल्दी स्पीड से लिखिए, स्पीड में लिखो। इन 1920 द खिलजी डायनेस्टी वाज established या देखो established. The Khilji dynasty was established by जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। यहाँ नाम, ये नाम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। बेटा आपको पहाड़ी लगते हैं। The change of dynasty, हाँ, the change of dynasty, ये नोट्स हैं आपके, लिखो। The change of dynasty, लिखो लिखो जल्दी। अभी मेरी बात सुनो, मैं अभी बोलूंगी, अगर आप बाद में रिकॉर्डेड वीडियो भी देखेंगे तो फिर भी आपको अब मैं एक लाइन कितनी स्पीड से बोलूंगी, अभी जो है वो लिख लो। इसको प्रॉपर्ली नोट्स घर पे बनाना, लिखिए। यहाँ से देख लेना, फिर इजीली समझ आ जाएगी एक एक लाइन आपको। लिखिए, द चेंज ऑफ डायनेस्टी is known as Khilji revolution, or revolution of dynasties. ठीक है, ये समझ आ गया बेटा। अब अगली स्टोरी सुनिए, अगर हो गया तो बेटा अगली सारा करो। जलालुद्दीन खिलजी से पहले जो रूलर थे वो कौन थे? बलबन, जो योग्य रूलर थे, है ना। तो बलबन ने जो सुल्तान की एक जो मतलब उसकी जो एक पद होता है, उसकी जो पोस्ट होती है, उसने कैसे करी थी? एक कट्टर शासक की तरह बड़े ज़्यादा रूल्स बनाए थे। गैदरिंग पे उसने रोक लगा दी थी, लिकर जो शॉप्स होती थी उन पर। ठीक है, फिर फैशनेबल अटायर, इन सब पर बैन लगा दी उसने। हाँ, कि आप कोर्ट में दरबार में हंस नहीं सकते हो, है ना। इन सब चीज़ों पर उसने रोक लगा दी। वहीं जो जलालुद्दीन खिलजी थे उन्होंने बिल्कुल अपोजिट रुख अपनाया। जहाँ वो बहुत कट्टर था, वहीं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी बहुत उदार थे। इवन अपने विद्रोहियों तक को माफ कर दिया था इन्होंने। समझ रहे हो? एक सुल्तान के लिए वैसे ये चीज ज्यादा अच्छी नहीं है कि वो अपने विद्रोहियों को भी क्षमा कर दे, लेकिन उन्होंने अपने विद्रोहियों तक को क्षमा कर दिया। समझ रहे हो? और जिन नोबल्स की सहायता से, जो खिलजी नोबल्स थे, उनकी सहायता से वो सुल्तान बने थे, उन नोबल्स के प्रति उन्होंने बहुत ही टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई। टॉलरेंस समझते हो? सहनशीलता, टॉलरेट करना, सहन करना। कि अगर वो कहते थे कुछ, मतलब उनका ये मानना था, अभी मैं लिखवाऊंगी ये सब, अभी रहने दीजिए, अभी समझिए। उनका मानना ये था कि ये जो नोबल्स है ना, ये जो अभिजात वर्ग है उस टाइम का, इसके साथ सुल्तान की अच्छी बनी होनी चाहिए, क्योंकि ये इतने हैं कि कहीं ना कहीं मुझे ही मरवा देंगे, किसी ना किसी गुटबाजी के तहत सुल्तान को ये कर देंगे।
हटा देंगे उसकी पोस्ट से। हालांकि अगर वो कट्टर बन जाता तो उनकी हिम्मत नहीं होती जैसे बलबन बन गया था, समझ रहे हो। लेकिन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने ये नीति अपनाई, समझ आ गया, टॉलरेंस की नीति अपनाई। दूसरा, दिल्ली सल्तनत में जितने भी सुल्तान हुए उनमें से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी एकमात्र ऐसा सुल्तान था जिसने हिंदुओं के प्रति भी उदारता की नीति को अपनाया, हिंदुओं के प्रति भी उदारता रखी। जो बाकी थे वो टर्किश लोगों के लिए, मुस्लिमों के लिए ज्यादा सोच रहे थे, बट इसने हिंदुओं के प्रति भी उदारता की नीति अपनाई। क्लियर है। कहते हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ये जो आपका गंगा यमुना का दोआब का क्षेत्र है ना, यूपी में पड़ता है ये नया दोआब का क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एरिया, यहाँ पे एक जगह है कारा, कारा भी बोलते हैं उसको, ठीक है, इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं कारा, कारा मार्केट है। पानी पियो बेटा। कारा मानिकपुर भी पढ़ते हैं, कड़ा मानिकपुर भी पढ़ते हैं। यहाँ पर बलबन का एक भतीजा था, ठीक है, उसका नाम था मलिक छज्जू। क्या नाम था? मलिक छज्जू। मलिक छज्जू ने यहाँ इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया तो उसको भी माफ कर दिया था उसने। हाँ, इतनी उदारता, इतनी उदारता उन्होंने अपनाई, ठीक है। क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा लिख लीजिए पहले इसके बारे में कि इंस्टेड ऑफ बलबन, ऐसे लिखिए, इंस्टेड ऑफ बलबन, बलबन्स, ऊपर कॉमा और नीचे एस, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, he adopted the policy of benevolent despotism, for governance, क्लियर है, समझ में आ गया। अभी थोड़े से रीडिंग मारिए, जितना पढ़ा उसमें से थोड़ा सा पूछ लेते हो, रिवीजन हो जाएगा। रीडिंग मारो, ये हिंदी में समझ आ गया, इंस्टेड वाला हिंदी में लिखना है, इसको बोल दो एक बार। इंस्टेड ऑफ बलबन्स आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, मतलब जो बलबन की जो लॉ और रक्त की नीति है उसके बजाय जो खिलजी थे, जलालुद्दीन खिलजी थे, उन्होंने कैसी पॉलिसी अपनाई? बेनेवलेंट डेस्पोटिज्म का मतलब है जनता की भलाई करने वाला, तानाशाह, जनता की भलाई करने वाला। तो उन्होंने ऐसी नीति अपनाई, उदारता की नीति अपनाई, टॉलरेंस की नीति अपनाई, टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई। क्लियर हो गया। पढ़िए जरा इसको, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाए आपसे। क्लियर है बेटा, ठीक है। अभी इतना समझ में आ गया, जो था वो लिख लिया आपने। अच्छा, एक और लिखिए, he was the only sultan of Delhi Sultanate, he was the only sultan of Delhi Sultanate, only sultan of Delhi Sultanate। स्पेलिंग में पूछती होगी, पूछ लेना। only sultan of Delhi Sultanate who adopted a policy of benevolence, who adopted a policy of
of benevolence towards Hindus who adopted a policy of, क्या चाहिए, क्या कौन सी स्पेलिंग नहीं आ रही है, who adopted a policy of benevolence, BENEU spelling, towards Hindus मतलब उसने हिंदुओं के प्रति, ओनली सुल्तान, दिल्ली सल्तनत का एक ही सुल्तान था जिसने हिंदुओं के प्रति उदारता की नीति को अपनाया। क्लियर है? चलिए अब एक बार रिपीट कीजिए, हमने क्या क्या पढ़ लिया, कैसे किसके प्रति उसने टॉलरेंस की नीति अपनाई है। नो, एक तो हिंदू और दूसरे नहीं खिलजी नोबल्स के प्रति, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत का खिलजी क्रांति, ये रेवोल्यूशन ऑफ खिलजी या खिलजी रेवोल्यूशन के नाम से कौन सा फेज जाना जाता है? रेवोल्यूशन ऑफ डायनेस्टी, वंशीय क्रांति जिसे हिंदी में कहते हैं, रेवोल्यूशन ऑफ खिलजी क्रांति, इस नाम से कौन सा फेज जाना गया? कौन जाना था? वो नहीं जाना गया बेटा, जैसे चेंज हुआ स्लेव डायनेस्टी के बाद, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश की स्थापना हुई ना, वो चेंज हुआ ना, वंशों में जो चेंज हुआ उसे खिलजी क्रांति और वंशीय क्रांति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हु वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी? कब उन्होंने स्थापना की खिलजी वंश की? क्या जा रहा 19 पे? 1290 में, समझ आ गई? 1290 में उन्होंने क्या कर दी थी? खिलजी वंश की स्थापना कर दी थी। क्लियर हो गया ये? अच्छा अब एक और बात जानिए, जो खिलजी थे उनका एक भतीजा था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम था? अलाउद्दीन। ये भतीजा था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी, लिखिए अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ये भतीजा था। क्लियर है? बहुत योग्य शासक थे। बलबन ने जो पॉलिसीज अपनाई थी, बहुत सारी पॉलिसी सेम थी इनकी। गैदरिंग पे रोक लगाना, शराब की जो दुकानें उन पे रोक लगाना, ठीक है। बहुत योग्य शासक थे, बहुत योग्य, मतलब ऐसी बात नहीं हुई नहीं, मेरे अकॉर्डिंग तो बलबन ने आगे क्या बता, लड़ाई मैंने भी बहुत लड़ी है, ऐसी बात नहीं, ठीक है। ये इसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी, किसका? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी को ऑलरेडी बहुत से राइट्स दिए रखे थे। एक इसको बनाया गया था आरिज़ मुमालिक। अब आप लोग बताइए आरिज़ मुमालिक का काम क्या था? इंग्लिश में भी लिख लेना, बताओ जरा क्या काम होता है। हाँ जी, क्या काम है? हाँ, और मिलिट्री ऑफ हेड को क्या कहा जाता था? हेड ऑफ मिलिट्री को क्या कहा जाता था? आरिज़ मुमालिक। क्या काम होता था इसका? सेना में कौन सैनिक भर्ती किया जाएगा, उनका प्रशिक्षण कैसे होगा ना, ये सब काम। तो ये सब काम कौन देख रहा है? अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा इसको बनाया गया था अमीर ए तुजुक। अब इसे बहुत ध्यान से सुनना, इससे क्वेश्चन पूछूंगी आपसे। अमीर ए तुजुक हिंदी में ऐसे, क्लियर है? अमीर एक तुजुक मतलब जो उस टाइम पे पार्टीज होती थी ना, बड़े बड़े समारोहों का प्रमुख जो था। क्लियर है? समारोह प्रमुख समझ रहे हो कि जो ये डिसाइड करेगा, प्रमुख नहीं बोल सकता है समारोह का, ये बोल सकता है कि जो पार्टी उन्होंने रखी होती थी, वो उन पार्टीज में कौन आएगा, कौन सा राजा आएगा, ये कौन डिसाइड करेगा? अलाउद्दीन खिलजी। अब आप लोग उस लेवल पर सोच के बताइए कि वो पार्टीज कितनी इंपॉर्टेंस रखती होंगी। वो पार्टीज आज की पार्टीज की तरह तो है नहीं कि पड़ोसियों को
बुला लिया, केक का कटवा लिया, उनसे पैसे ले लिए, थोड़े से उनको दे दिए, तो नहीं होता था पार्टीज का कोई कोई। अब इसको जोड़ो अपने स्कूल के फंक्शन से और फिर बताओ। हाँ तो सोचो अब चीफ गेस्ट से जोड़ना है। कोई बड़ा जे चल ना इससे प्लान करेंगे। सोचो। सर का एनर्जी फेयर कर रहा है। पैसे गणित नहीं ना ये करना है ना, पैसे देना नहीं, इनको जरूरत नहीं है। ये कहीं ना कहीं अपने फायदे के लोगों को ही बुलाते हैं उस टाइम पार्टी में, जिनके साथ कहीं ना कहीं अगर इसके दुकान होगा हम सब देना नहीं पार्टीज में उसी को बुलाएंगे जिसके साथ कोई फायदा हो सकता है। समझ आ रही है? अब हर किसी को थोड़ी बुला लेंगे, इतनी बड़ी पार्टी कर दी और किसी को भी बुला ली। मान लीजिए कोई ऐसा है जिनको लगता है कि ये जो है वो हमारे लिए कल को खतरा बन सकता है, मित्र बना लो, पार्टी में बुलाओ और मित्रता कर लो, समारोह में बुलाओ उसको थोड़ा सा प्रमुख बना दो, मित्रता हो गई। बड़े ही स्ट्रेटेजिकली ये पार्टीज की जाती थी, बहुत स्ट्रेटेजी से। समझ आ रही है? अब कौन डिसाइड कर रहा है उस चीज को? तो आप उसका औहदा समझ रहे हो कि कितना बड़ा दे रखा है उसने, ठीक है? ऑलरेडी इतनी पावर्स अलाउद्दीन को खिलजी दे रखी थी, साथ में अपनी बेटी भी दे दी, ठीक है? तो एक तरह से जलालुद्दीन खिलजी का क्या था, ये दामाद भी, बेटी भी दे दी, ठीक है? अब जैसे बेटी दे दी वैसे इसकी नजर कहाँ पड़ गई? सिंहासन गद्दी, दिल्ली की गद्दी। नहीं सुल्तानाबाद का पावर क्या आओ ऑफ कोर्स वही तो, हेड वही है, जैसे आज पीएम हेड है हमारा गोली और कितना पावर है शील के बीच कपड़े पूरी धो देना मैं चटनी के साथ खाएगा। ये सारी पावर इधर आता सुल्तान ने बनना सुल्तान वो सुपर डी से बताओ। बड़ा सही सोच रहे हो, कोई एक बेटी देगा दूसरा उसको मार देगा और चलिए ऐसी स्टोरी ऐसा चलती थी हिस्ट्री। ऐसे राजा ऐसे शासन करते थे, मरवा दिया, दूसरे ने शासन कर दिया, उसको कोई और मार देगा, वो अपने वंश की स्थापना कर देगा, ठीक है? क्लियर है ये? अब यहाँ समझो, इसके बाद 1902 में क्या तुम्हारी तरह दिमाग हो गया 1290 में, 1290 में, ठीक है? 1290 में यहाँ कारा में किसने विद्रोह कर दिया? बलबन के भतीजे मलिक छज्जू ने, छज्जू नाम था उसको, मलिक छज्जू दिया है दोबारा वही का वही स्टोरी बताई थी मैंने, बस आपको ये बता रही हूँ कितना उदार था। क्या हुआ बेटा? और अब डैडी है वीडियो 1290 किस तारीख को? 15 अगस्त। लिखिए, बस बड़ा हो गया, बहुत हो गया बुला, लिखिए 1290 में। ये प्रॉपरली नहीं लिखना है, पॉइंटर फॉर्म में नहीं, सिर्फ एक वो डिस्कशन नोट कीजिए। 1290 में मलिक छज्जू ने यहाँ से विद्रोह कर दिया और यहाँ इस विद्रोह को दबाने के लिए इसने भेजा अलाउद्दीन खिलजी को। क्लियर है? अब कारा में कौन एज गवर्नर बोल सकते हो आप, है ना? किसका गवर्नर? फिरोज खिलजी का गवर्नर बनके कौन कर रहा है शासन? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है? क्लियर हो गया? ये समझ आ गया? इतनी पूरी स्टोरी क्लियर हो गई। इसके बाद 1221 में उन्होंने, कहते हैं रणथंबोर पे, रणथंबोर जगह है राजस्थान में, थंबोर, वहां पे उसने बोला मैं अपनी बाउंड्रीज बढ़ाऊंगा, अपना एरिया एक्सपेंड करूंगा। तो उसने एक जो सैन्य एक्सपीडिशन था, एक मिलिट्री एक्सपीडिशन जो था, वो वहां पे भेजा। और रणथंबोर की बात है, वहां पे किले होते हैं बहुत बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े किले। और सोचिए, आपने सुना होगा किलेबंदी शब्द सुना है? सुना है? मतलब किले इतने बड़े बड़े दरवाजे को बंद पूरी तरह से। अब सेना ले जाओ, बाहर बिठा दो, वो इस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज किया गया कि उस किले के अंदर ही जनता है, उसके अंदर ही राजा है, उसके अंदर व्यापार भी हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, सारी दुनिया चल रही है, बाहर से सब कुछ बंद है, करते रहो जो करना है बाहर से। जब तक गेट खोलेंगे नहीं तब तक अंदर जा नहीं सकते, क्या ही कर लेते उससे भी। आजकल एक मिसाल सकती नहीं। और मेरे ख्याल से तब आए भी नहीं थे बेटा, मुझे तो ये लगता तब नहीं आए, आगे क्या पता कि आए थे कि नहीं आए, ठीक है? तो पर दुनिया शायद। हम तो कौन दुनिया बट किलेबंदी बहुत
स्ट्रॉन्ग हुई कर रखी तो ऊपर सामने कर से तो पूरा छेद और बस तुम्हें बना देती हूँ पिछला राजा मैं। अभी यहाँ सुन लो, ठीक है। तो कहते हैं कि सेना लेकर के वहां चले गए, लेकिन अब इतनी धूप में वो गेट ना खोल ले, और जो सेना थी उसकी तबीयत होने लगी बड़ी खराब। ठीक है, धूप में अब कहीं ना कहीं खराब, कहीं की नसें फटाई थी, नक्का से खून निकला, कुछ ना कुछ चल हुआ है ना। तो फिर उन्होंने फाइनली उन्होंने क्या कहा था, उनके बड़े अच्छे वर्ड्स हैं कि मैं ऐसे 10 किलो को भी एक मुस्लिम के एक बाल के बराबर नहीं समझता हूँ। इसका मतलब था कि मेरे लिए मेरी जनता, मेरे सैनिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस किले से, समझ रहे हो। तो यहाँ से उन्होंने अपनी सेना वापस ले ली थी। समझ आ गया, क्लियर हो गया ये। इसके बाद 1291 में मंगोल उलुग खान, चंगेज खान के वंशज थे उलुग खान। कौन? उल्लू खान। उलुग खान, उनके नेतृत्व में एक मंगोलों का अटैक हुआ दिल्ली में, और हराया इन्होंने उनको, हारे वो उलुग खान के जो नेतृत्व में जो मंगोल आए थे, ठीक है, वो हारे। और उसके बाद कहते हैं कि जो मंगोल थे, 1000 मंगोलों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। फिर वो उनके बड़े अच्छे फ्रेंड बन गए थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के, और उन सब ने अपना धर्म कन्वर्ट कर लिया था और मुस्लिम बन गए थे। और फिर इनके लिए दिल्ली में एक जगह इन्होंने दी, हजार जो मंगोल थे ना, उनके लिए अलग से दिल्ली में स्थान दिया। उस स्थान को जाना जाता है मंगोलपुरी के नाम से। और जो मंगोल जिन्होंने अपना धर्म चेंज किया, उन्हें नव मुस्लिम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्लियर होगी ये बात। इतना जो है वो इसको लिख लो, इसके आगे स्टोरी आगे देखते हैं। चलिए लिखिए। क्या बोलते हैं हम लोग? धर्म परिवर्तन के क्या बोलते हैं? और रिलीजन चेंज किया था जब उन्होंने, क्या नव मुस्लिम यहाँ से मेन तुम्हारा ये है कि यहाँ पर अटैक 1292 में हुआ। ये 1292 में, हाँ 1292 में, 1291 में रणथंभौर एक्सपीडिशन। देखिए यहाँ पे देखो, बता दूं सारा बस। हिंदी में रणथंभौर मत देखो बेवकूफों, इधर देखो रणथंभौर, और इंग्लिश में अभियान 1291 में। तो यहाँ पे एक लाइन की उनकी लाइन की है, अपॉन फेलिंग टू कैप्चर द रणथंभौर फोर्ट, अपॉन UPON, अपॉन फेलिंग टू कैप्चर द रणथंभौर फोर्ट, द रणथंभौर फोर्ट, FORT, फोर्ट मतलब किला, अंगेस्ट हामिद देव, क्या वो क्या चाहिए, रणथंभौर फोर्ट FORT, अंगेस्ट हामिद देव वहां पर राजा थे रणथंभौर के। हामिद देव जलालुद्दीन लिफ्टेड द says SEIEG and said, घेरा हटा लिया उन्होंने अपना और कहा I do not consider, ये ऐसे करना, इस तरीके से करना, I do not consider 10 such forts, फोर्ट मतलब किले, टू बी वर्थ इवन, इवन अ सिंगल हेयर ऑफ, टू बी वर्थ इवन अ सिंगल हेयर ऑफ मुस्लिम्स हेड। क्लियर, समझ आ गया। इसका मतलब है कि मैं ऐसे 10 किलो को एक मुसलमान के एक
सर के एक बाल के बराबर नहीं समझता। मतलब कि अगर नहीं जीत पाऊंगा इसको तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे मेरी सेना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो रही थी धीरे धीरे, उसकी सेना अब वहाँ पे भाग घेरा डाल के बैठी, कितना ही बैठ जाएगी, कितना ही कर लेगी, समझ रहे हो। चलिए उसके बाद एक आपको होमवर्क दिया था मैंने, ये पता करना था कि कोहिनूर सबसे पहले किसके पास थे। आपने अपनी बोल दिया था फिर किया था। बस छटा चलिए अब बंद कीजिए, अब मत करो, अभी यहाँ आ जाएगा क्लियर। अब 1206 में एक और अभियान भेजा देवगिरी में, देवगिरी है महाराष्ट्र में आपकी, ठीक है। अब ये समझना जरूरी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको ढंग से सुनना, ठीक है। बनाओ मैप बनाओ। ठीक है, ये जो आपका यहाँ देखिए, बस यहाँ देखिए जो महाराष्ट्र का एरिया, यहाँ पर आपका एक देवगिरी जगह है, देवगिरी, ठीक है। और वहां पर यादव वंश के राजा का शासन था, यादव वंश, यादव, क्लियर है, ठीक है। और इन्होंने अपना एक सैन्य अभियान, किसने, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जला हुआ है 1296 में, है ना, ठीक है। देवगिरी की तरफ अपना सैन्य अभियान भेजा, किसके नेतृत्व में, अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में। अब स्टोरी सुनिएगा, ठीक है। अब कहते हैं कि यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी गया और बहुत योग्य शासक थे, उन्होंने इसको हराया और यहाँ से वेल्थ लूटी। एक बड़ी अच्छी चीज जो यहाँ से लूटी वो था कोहिनूर। तो सबसे पहले कोहिनूर किसके पास था, महाराष्ट्र के यादवास के पास, ठीक है। उससे किसने लूटा, अलाउद्दीन खिलजी ने। अब इसके बाद आप पता करके आओगे ये अलाउद्दीन खिलजी से किसने लूटा और कैसे वो जा सकते हैं इंग्लैंड पहुंचा। समझ आ रही, ये होमवर्क है पूरा। अब यहाँ देखो, जल्दी जल्दी होमवर्क लिखिए कि कोहिनूर के बारे में पूरी नॉलेज लेके गया, नहीं कैसे यहाँ से गया, कहाँ, कब, कैसे इंग्लैंड पहुंचा। ठीक है, समझ आ गई ये समझ आ गया, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जब उन्होंने लूटा काफी ज्यादा, अब दिल्ली में तो खबर है ही, दिल्ली में तो है ही जो बता देंगे कि यहाँ राजदूत वगैरह कुछ ना कुछ बता देगा कि जीत गया वो वहां पे। और वो कहाँ शासन कर रहा था, कारा में था वो। तो कहते हैं कि इसकी खुशी में उन्होंने दिल्ली को सजा दिया कि बड़ी विक्ट्री कमाई, बड़ी विक्ट्री हुई है, बहुत बड़ा युद्ध जीत के आ रहा है, तो आप उसका भव्य स्वागत करेंगे। और कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने जाना यहाँ था, है ना, वो नहीं गया, वो पहुंच गया कारा, सब कुछ लेकर के कारा पहुंच गया, ठीक है। वो उसको दे दिया और उसमें दिल्ली से डाल दिया। सुन लो, कारा पहुंच गया। अब कहते हैं कि दिल्ली में सुल्तान वेट कर रहे कि आएगा अलाउद्दीन खिलजी आएगा, हमने पार्टी रखी है, पार्टी बनाएंगे, अलाउद्दीन खिलजी आए ना। वो कहाँ बैठ गए जाकर के, कारा में। फिर कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी खुद गया, सॉरी जलालुद्दीन खिलजी खुद गया कारा, कि उससे बात करता हूँ जाकर के। और उसने कहा कि क्या हुआ, तुम दिल्ली नहीं आए, है ना। तो उसने बोला कि बस भाई नहीं आए तो नहीं आए, मर्जी अपनी, है ना। क्या हो गया कि जो वेल्थ मेरे पास रहे आपके पास रहे, कि तो बात है, हम एक ही घर के तो हैं, दामाद भी और भतीजा भी हूँ। तो इसने कहा कि तुम वेल्थ रख लो, वेल्थ नहीं मुझे चाहिए, जो कमा के लेकर के आया वो मुझे नहीं चाहिए,
कोहिनूर। उसने कहा कि नहीं दूंगा। उसने कहा, जब उसने बोला कि नहीं दूंगा, वो उसने कहा कि नहीं, ये सुल्तान के मुकुट पे अच्छा लगता है। उसने उसका गला ही काट दिया। बोला तो अगर मुकुट पे अच्छा लगता है तो मुकुट ही मेरे सर पे अच्छा लगेगा। गला काट दिया। तो 1296 में किसकी डेथ हो गई? जलालुद्दीन खिलजी की। कैसे धोखे से मारा गया? किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी। देख लो, अपना ही भतीजा, अपना ही दामाद, समझ रहे हो? वही मार दे रहे हैं। 1296 में देवगिरी का एक्सपीडिशन यहीं पे हुआ था, 1296 में ही। उसके बाद लेकर गए और ये कहानी हुई। ठीक है। और फिर कहते हैं कि अब दिल्ली का सुल्तान कौन बन गया? आप लोग सोचिए, जिन नोबल्स को जलालुद्दीन खिलजी ने इतनी वैल्यू देकर के रखी थी, क्या ये उसको अपनाए? वो लोग इसको अपनाएंगे? तो इसने बलवन की तरह स्ट्रेटजी अपनाई। तलवार पे उसकी गर्दन रखी और ऐसे ही पहुंच गया दिल्ली। तलवार में रख के गर्दन वैसे दिल्ली में। सोचिए, को दरबार में लोग बैठे हैं, बंदा एंट्री कर रहा है तलवार के साथ और ऊपर गर्दन, वो भी किसकी? उनके फेवरेट सुल्तान की। समझ रहे हो? अब कोई बोले भी ना, बोले तो पता लगे दूसरी गर्दन हमारी, उसी तलवार के ऊपर से हम लट रहे हैं। समझ रहे हो? क्लियर हो गया? तो अब सेकंड रूलर कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी डायनेस्टी में और भी रूलर हुए, लेकिन मेन जो थे वो यही दो थे, जलालुद्दीन खिलजी और एक अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के बारे में 2-3 चीजें और, एक दो चीजें और लिखी लीजिए। जलालुद्दीन के बारे में फॉर हिज एम्पायर्स एक्सपेंशन। एम्पायर्स मतलब अपना साम्राज्य, एक्सपेंशन मतलब विस्तार। ठीक है, तो अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए फॉर हिज एम्पायर्स, ये एम्पायर्स ना लिखिए, फॉर हिज एम्पायर्स एक्सपेंशन जलालुद्दीन invaded देवगिरी in South India. जलालुद्दीन invaded जलालुद्दीन invaded देवगिरी। इंग्लिश में से लिख देती हूँ, देवगिरी in South India under the leadership of Alauddin Khilji. Under the leadership of Alauddin Khilji. Next point लिखिए, in 1296 Alauddin Khilji. In 1296 Alauddin Khilji treacherously धोखेबाजी से, धोखे से treacherously killed Jalaluddin Khilji. treacherously killed Jalaluddin Khilji at Kara Manikpur. At Kara Manikpur. Manikpur. कहाँ से लाई? वहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, क्या हुआ? बस करो, पढ़ लो, अभी बहुत है, ये बहुत डिटेल में जाएगा काम। ठीक है, क्लियर हो गया? तो सेकंड रूलर कौन आ गया? अब स्टोरी बता देती हूँ उसकी, लिखवा आप कल इसके पॉइंट्स। ठीक है, हम भी खुश होते हैं कि लिखना नहीं है। देखिए, अब सुनो, चुपचाप सुनो, 5-10 मिनट का काम है, सुनो। सुल्तान बनने के बाद उन्होंने क्या क्या किया? देखिए, उन्होंने एक तो पहले बोल दी कि जो अमीर नोबल्स हैं अब प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। चला गया वो जो प्रायोरिटी देता था, समझ आ गई? उसने उनको प्रायोरिटी नहीं दी, और तो और उनकी जमीनें भी हड़प ली, उनकी संपत्ति हड़प ली। इसने ऐसी तो हो दी, अब
जो खिलजी नोबल्स थे ना उस टाइम के, उनकी संपत्ति हड़प ली अलाउद्दीन खिलजी ने, उनके जो राइट्स थे वो छीन लिए। सही किया। कल को भाई तुर्काने चलकाने की तरह काम कर देते हैं, समझ रहे हो? ठीक है, तो वो उसके राइट्स भी छीन लिए। सुन लो ढंग से बैठो सब, बड़े सही बैठ गए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने इस बात पे भी प्रतिबंध लगा दिया कि नोबल्स आपस में शादियां नहीं करेंगे बिना मेरी मंजूरी के। आप आपस में शादियां नहीं करवा सकते, क्योंकि आपने देखा ना शादियों का यूज भी कैसा होता था, कई बार साम्राज्य विस्तार के लिए, कई बार अपनी सेफ्टी के लिए, जैसे मौर्य है ना, कौन ले आया था? आधा ईरान ले आया था, समझ रहे हो? हाँ बड़े अच्छे, बस बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो बोला कि कोई नोबल्स आपस में एक दूसरे से शादी नहीं करेंगे विदाउट सुल्तान परमिशन। क्लियर है? सुल्तान की परमिशन के बिना क्या होगा? क्या हो गया? क्या हुआ? चलिए, उसके बाद देखिए ये बहुत महत्वाकांक्षी शासक थे और चाहते थे कि मेरा एम्पायर बहुत बड़ा हो। सिकंदर का नाम सुना है? सिकंदर क्या चाहता था? पूरे विश्व को जीतना चाहता था। वैसे ही अलाउद्दीन खिलजी भी पूरे विश्व को जीतना चाहते थे, नहीं जीत पाए, ये अलग बात है, मर गई जल्दी है। किसने? नहीं, तो इसको दूसरा सिकंदर का, तो इसको एक उपाधि दी गई है सिकंदर सानी। सिकंदर सानी क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे कि सिकंदर सानी की उपाधि किसको मिली है? किसको मिली है? अलाउद्दीन खिलजी को। क्यों मिली है? क्योंकि वो भी क्या करना चाहते थे? पूरे विश्व को जीतना चाहते थे। ठीक है, इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ना था उनको? आक्रमण अलग अलग जगह पे। तो उन्होंने इसी तरह से अलग अलग आक्रमण किए। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने किया था कल्लम 99 में गुजरात में। सुन लो, आप लिखो, अगर ये डिस्कशन नोट कर दी तो मत दिया। ये जो गुजरात का जो एरिया है, यहाँ पर उन्होंने कल्लम 96 में, 99 कल्लम 99 में एक सैन्य अभियान भेजा गुजरात में। ठीक है, और ये अभियान गया था दो लोगों के नेतृत्व में, एक उलुग खान और एक नुसरत खान। ये वो उलुग खान थे। ये उपाधि मैंने कहा था तभी, ये उपाधि इसका भाई था, सगा भाई अलाउद्दीन खिलजी का। हाँ उलुग खान, नहीं वो दिखाया गया था। ठीक है, तो इन दोनों के नेतृत्व में यहाँ पे जाकर के उन्होंने युद्ध किया, जीते, और यहाँ से मलिक काफूर को जीत के लेकर आए। मलिक काफूर नहीं बेटा, नाम है उसका मलिक काफूर। जैसे पहले गुलाम थे ना, सेना की पूरी ट्रेनिंग इनके पास होती थी, वैसा ही था मलिक काफूर। बहुत ही होते, माना जाता है कि मेरे को आइडिया नहीं, शायद वो किन्नर था, मतलब मुझे वो पता नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, लेकिन मलिक काफूर। क्लियर है? 1000 दिनार में खरीद के लेकर के आए थे इसको, तो इसको 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। 1000 दिनार उस टाइम पे ज्यादा में भी हो सकता है, सोने के 1000 रुपया वगैरह, तो आज का तो पता नहीं कितना ही है ना। तो इतने में इसको खरीद के लेकर गए, कहाँ से? गुजरात से। और स्टोरी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा इंटरेस्ट ले लो, आगे बहुत, जब उसकी सैन्य जो मिलिट्री एक्सपेडिशन है चलेंगे तब पद्मावती की स्टोरी है, ये पूरी फिल्म डिस्क्राइब करी जाएगी आपको। ठीक है, तो एक यहाँ पे भेजा, उसके बाद उसने ये जो राजस्थान में जो एरिया है, राजस्थान में 3 जगह पे, एक आपका रणथंबोर, उसको अटैक करके उसको जीता। उसके बाद मेवाड़, वहां पे उसने अटैक करा। कहते हैं मेवाड़ में जो राजा थे उनका नाम था राणा रतन सिंह, और राणा रतन सिंह की पत्नी थी जिसका नाम था पद्मावती। ठीक है, और बहुत सुंदर थी पद्मावती, बहुत सुंदर थी। एक तो जलालुद्दीन खिलजी को ये चाहिए था कि मेरा दबदबा हो, मैं सिकंदर की तरह बनूं, पूरे विश्व का विजेता बन जाऊं। ठीक है, दूसरा उसकी नजर थी, उसका मन था कि मेवाड़ पर आक्रमण करने के 2, कि एक वहां पर मेरा दबदबा हो जाए, और
राजस्थान में, मेवाड़ राजस्थान में, ठीक है। तो पद्मावती मिल जाए, क्लियर है, क्लियर है। तो कहते हैं इन्होंने पहले क्या किया, जब ये लड़ाई लड़ने लगे, ठीक है, तो क्योंकि वो तो राजा रहे, है ना, तो पहले अलाउद्दीन खिलजी ने चाल चली। उन्होंने कहा कि हमें खाने पे बुलाओ, अपने घर खुद बुलवाया। राणा रतन सिंह ने कहा कि ठीक है आ जाओ। अब वो राजपूत वो थोड़ी पीछे से वार करेंगे, बुला लिया और खाने पे बुलाया और खाना खिलाया बढ़िया तरीके से। अब अलाउद्दीन कहता अब तुम भी आओ हमारे पास, ठीक है, तुम भी हमारे घर आओ, ऐसे ही दावत पे, क्लियर है, क्योंकि उसको पता है कि ये तो राणा बहुत स्ट्रॉन्ग है, इससे ऐसे नहीं जीतते हैं, वैसे जीत जाते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग थे राणा रतन सिंह, बहुत ज़्यादा, मतलब अलाउद्दीन खिलजी को मार सकते थे अगर मलिक काफूर ने ना बचाया होता। अभी आगे सुनना। फिर उन्होंने उसको राणा रतन सिंह को अपने पास बुलाया कि आप आइए, हमारे पास खाने हैं। और जब वो वहाँ से जा रहा था ना, तभी उनके जो सेना थी, जो उनके दरबार थे, उन्होंने कहा मार दो इसे, अभी मार दो, ये कल को हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हो जाएगा। तो कहते हैं राणा रतन सिंह ने कहा था कि मैं राजपूत हूँ और मैं अपने सिद्धांतों से, भाई पृथ्वीराज चौहान वाली बात आ गई, कि सिद्धांतों से परे नहीं जा सकते। खाने में बुलाया और किसी को मार दे, समझ रहे हो, वो तो नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या किया, छोड़ दिया और उसको जाने दिया। जैसे ही राणा रतन सिंह गए खाने पे, उन्होंने उसको बंदी बना लिया, अलाउद्दीन ने बंदी बना लिया और कहा कि रानी को भेजो और राजा को भेजो। अच्छा, वहाँ सैनिक तत्पर, हम अपनी रानी नहीं भेजेंगे, हम लड़ लेंगे लेकिन रानी नहीं भेजेंगे, समझ रहे हो। और वो इतनी योग्य, इतने दिमागदार थी, उन्होंने कहा मैं जाऊंगी। और वो उन्होंने कहा कि मैं संदेशा भेज दो कि मैं आऊंगी तब जब मेरे साथ मेरी दासियां आएंगी। और दासियों के भेष में ले गई सैनिकों को। सैनिक तो अलाउड नहीं थे, अंदर तो अलाउड नहीं थे, दासियों के भेष में ले गई, पालिकाओं में बैठा करके सैनिकों को। और बोला कि मेरी पालकी तब वहां उतरेगी जब वहां नमाज पढ़ने का टाइम हो, जब आपकी पुरुष कहीं और हो। अब नमाज पढ़ते हुए मुस्लिम बीच में उठेंगे नहीं, समझ रहे हो। उस टाइम पे पालकियां उतरी और पालकी से उतरे सैनिक और राजा को छुपाया और वापस। तो राजा को छुड़ा करके ले आई थी वो अलाउद्दीन खिलजी की कैद से, बिना उनके सामने आए, ठीक है। फिर इस बात से आ गया था अलाउद्दीन खिलजी को गुस्सा और उसने कहा अब युद्ध हो। और फिर उसने मेवाड़ पे युद्ध किया। कहते हैं युद्ध हुआ और ऐसा डिस्कशन हुआ दोनों राजाओं के, वहां का राजा और सुल्तान के बीच में डिस्कशन हुआ कि लड़ेंगे, सिर्फ सेना में लड़ाई नहीं होगी, राजा में होगी और सुल्तान में होगी। और कहते जैसे ही अलाउद्दीन हारने लगा, ऐसा था कि अब अगले बार से मर ही जाएगा वो। अब अगर राणा रतन सिंह अगला बार मार देते तो मर जाता अलाउद्दीन। मलिक काफूर ने पीछे से तीर चलाया और राणा रतन सिंह की मौत। अब उसने बोला कि यहाँ अलाउद्दीन भागा कहाँ, किले की तरफ, कि मुझे तो पद्मावती चाहिए, समझ रहे हो। कहते हैं रानियों ने वहां कि अब उसने बोला कि मेरे पीछे मलिक काफूर है, वो संभालेगा, लड़ाई भिड़ गई। बेवकूफों, तुम ऐसा भी तो कर सकते थे कि वहां उसने तुम्हारे राजा को मारा, तुम उसके राजा को मार दो, बेटा देखते रहे मूर्खों की तरह। जब सेना पूरी भिड़ी तो कहते वो भागा जहाँ पद्मावती थी और उन्होंने वहां जौहर कर दिया। जौहर समझते हो, आग जलाई और सारी रानियां जो थी, दासियां जो थी बीच में मिलकर, उन सबने उस अग्नि में जीते जी अपनी आहुति दे दी। आप सोचिए कितनी बड़ी वीरांगनाएं थी वो, कि जीते जी अपना आप जला लेना कि हमें कोई पराया पुरुष ना चाहिए, समझ आया। इसलिए उन्होंने जौहर कर लिया। और कहते हैं कि ये अलाउद्दीन ने कहा है कि मेवाड़ मैंने जीत कर भी मैं हार गया था यहाँ पर मेवाड़ में, और इस गुस्से में उसने पूरे मेवाड़ को तबाह कर दिया था, जनता को मार दिया था, पूरी जनता तबाह कर दी, पूरा मेवाड़ साफ कर दिया था, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये उन्होंने किया था, ये किया था 1303 में, 1301 में रणथंभौर का और 1305 में किया था मेवाड़ मालवा का, क्लियर है। ये 3 अभियान इनके ये है ऊपर वाले। गुजरात पहले 1299 गुजरात, 1301 में रणथंभौर
किया, सैन्य अभियान किए, होयसल, ये पढ़ोगे कल बताऊंगी इसके बारे में, होयसल्स के बारे में, ठीक है। अलग अलग चार और आक्रमण किए, ठीक है। इसके अलावा कुछ और काम भी किए। पूरे हाँ पूरे नहीं ना नहीं सीखा। उसके आगे कल आप घर पे पिक्चर देख के आना, एक सिरी फोर्ट की लिखिए, सिरी फोर्ट दिल्ली में, ये सिरी फोर्ट, सिरी फोर्ट, गूगल सिटी। महल हजार सतून महल, महल हजार सुकून महल है, हजार सुतून पैलेस या फिर यार सुकून पैलेस महल महल या महल हजार सुतून, हिंदी में लिखिए महल हजार सुतून। सुतून का मतलब है खंबे, तो 1000 खंबों वाला एक महल अलग जिरना का फोटो देख आएंगे अगर मिलेगी, ठीक है। लिख लो अभी मूर्खों, लिख लो। एक हौस खास, हौस खास, हो तो मुझे बताना, मुझे बता। अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा, अलाई ALAI, अलाई दरवाजा। जमात खाना मस्जिद, जमात खाना मस्जिद, अलाई मीनार और सिरी फोर्ट, सिरी फोर्ट, लिलियन, ये सारे देखेंगे, सब उसने बनवाए। सिटी फोर्ट, हौस खास, हौस खास, अलाई दरवाजा, अलाई मीनार, अलाई मीनार, जमात खाना मस्जिद और हजार सुतून महल। सुतून मतलब खंबे, ठीक है। बहुत हो गया, तुम नहीं सुन पाओगे अब। चलिए, ये कल हम खिलजी डायनेस्टी